हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भूमि व्यवस्था या भूस्वामित्व, लैंड टेन्योर और लैंड ओनरशिप। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे भूमि व्यवस्था का मीनिंग क्या है, भूमि व्यवस्था या भूस्वामित्व इसके कितने प्रकार हैं। भूमि व्यवस्था के प्रकारों में एक जमींदारी प्रथा है, जमींदारी व्यवस्था है, उसके कौन कौन से दोष हैं या जमींदारी प्रथा के पतन के क्या कारण हैं। वर्तमान समय में या स्वतंत्रता के पश्चात भूमि व्यवस्था में क्या सुधार किए गए, भूस्वामित्व में क्या सुधार किए गए, इन टॉपिक्स पर हम विस्तार से इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लैंड टेन्योर और लैंड ओनरशिप। भूमि स्वामित्व का क्या अर्थ है। भूमि स्वामित्व, स्वामी का मतलब मालिक, उस भूमि के मालिक कौन है, उस भूमि के स्वामी कौन है, उस भूमि पर हक या अधिकार क्या है और उस भूमि पर कर, टैक्स या माल गुजारी देने की रीति क्या है, उसको हम भूमि व्यवस्था या भूस्वामित्व कहेंगे। एक व्यक्ति, कोई ज़मीन है, भूमि है, उसका मालिक कौन है, स्वामी कौन है, उस ज़मीन पर हक या अधिकार किसका है, उसको स्थानांतरण करने का, बेचने का अधिकार किसका है, या उस ज़मीन का माल गुजारी है या माल है वो टैक्स है सरकारी, वो कौन भरता है। ये सब तत्व मिलकर भूमि व्यवस्था कहलाते हैं। इसका तात्पर्य भूमि व्यवस्था का यदि हम विस्तृत रूप में देखें तो भूमि व्यवस्था का अर्थ भूमि का स्वामित्व, भूमि के अधिकार और भूमि के दायित्व है, इन्हीं को भूमि स्वामित्व कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप स्वयं हैं, आपके खुद की ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर आप खुद खेती करते हैं, खुद की ज़मीन है, आप खुद ही उसको बेच सकते हैं और उसकी जो माल की रसीद है वो आप खुद ही भरते हैं। तो वो ये जो व्यवस्था है ये भूस्वामित्व कहलाएगी या भूमि व्यवस्था कहलाएगी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि स्वामित्व अलग था और स्वतंत्रता के पश्चात इसमें कुछ सुधार किया गया, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जानते हैं भूमि व्यवस्था या भूस्वामित्व क्या। देखिए दोनों एक ही शब्द है। भूमि व्यवस्था का मतलब उस ज़मीन की व्यवस्था क्या है, उस ज़मीन पर खेती कौन करेगा, उस ज़मीन का लगान कौन देगा और उस ज़मीन पर का अधिकार किसका, स्थानांतरण का या बेचने का अधिकार किसका है, वही भूस्वामी कहलाएगा। तो भूस्वामी और भूमि व्यवस्था एक ही बात है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, क्योंकि भारत में लगभग 70% पॉपुलेशन है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। इसीलिए भारत में लगभग 70% जनसंख्या कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों से अपनी आजीविका चलाती है। इसीलिए भारत को कृषकों या किसानों का देश भी कहा जाता है। जब हम कृषि क्षेत्र में पारिवारिक श्रम, वेतनभोगी श्रम तथा काश्तकारी या बटाईदार पर आधारित उत्पादन पर ध्यान देते हैं तो हमारी दृष्टि अपने आप ही भूस्वामी, खेतिहर लोगों, काश्तकारों, बटाईदारों एवं कृषि श्रमिकों की ओर जाती है। इसका तात्पर्य जब भी हम कृषि से जो श्रमिक उनकी बात हम करते हैं, काश्तकारी या बटाईदार की बात करते हैं, पारिवारिक श्रम की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान किसके ऊपर जाएगा, भूस्वामित्व के ऊपर जाएगा, भूमि व्यवस्था की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन के स्वामी कौन है ये देखेंगे। खेतीहर के लोगों, काश्तकार कौन है, मतलब उस ज़मीन पर खेती वास्तव में कर कौन रहा है, बटाईदार का मतलब किस हिस्से से लोग उस पर खेती कर रहे हैं, इन कृषि में जो श्रमिक लगे हुए हैं, इन सब की तरफ हमारा ध्यान जाता है। विभिन्न आकार के खेतों के स्वामित्व अथवा उन्हें किराए पर जोतने या उन पर वेतनभोगी श्रमिकों के रूप में कार्य करने के आधार पर लोगों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। वेतनभोगी श्रमिक कौन से हो गए, जिनसे हम पैसे देकर अपनी खेती पर काम करवाते हैं। और बटाईदार कौन से होंगे, जो हिस्से पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए चौथी हिस्से पर ली है तो 3 हिस्से तो मालिक के हो गए और एक हिस्सा हो गया फसल का, जो इसने काश्तकार है, जिसने खेती की है। तो इसके आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जमींदार वर्ग, स्वामी, भूस्वामी वर्ग, खेती और श्रमिक वर्ग, वेतनभोगी श्रमिक, इस आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अब हम इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं। भूमि व्यवस्था या भूस्वामित्व का अर्थ। देखिए भूमि व्यवस्था से अभिप्राय उस व्यवस्था से जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब मालिक कौन है, अधिकार एवं दायित्व
उस अधिकार का मतलब उस भूमि को बेचने या फिर हस्तांतरण करने का अधिकार किसका है। एवं दायित्व, उस भूमि का जो लगान है वो देने का दायित्व या कर्तव्य किसका है। ये भूमि व्यवस्था निर्धारित की जाती है तो के द्वारा किया जाता है। तो भूमि व्यवस्था से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व, अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। मतलब तीन ही बातें अपने को ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी है। भूमि व्यवस्था या भू स्वामित्व का तात्पर्य उस व्यवस्था से जिसमें निम्न तीन तत्व शामिल है। ये तीन तत्व ध्यान से देखने। नंबर 1, भूमि का स्वामी कौन है। पहला तत्व कौन सा होगा, भूमि का स्वामी कौन है, भूस्वामित्व आ गया। दूसरा तत्व, भूमि को जोतने वाले का भूमि के प्रति कर्तव्य, अधिकार या दायित्व। इसका मतलब भूमि के उसके दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, ये अधिकार आ जाएंगे इसमें। और तीसरा कौन सा होगा, मालगुजारी देने के लिए राज्य से संबंध की व्याख्या से। इसका मतलब तीन बातें हैं भूमि व्यवस्था के अंदर, भू स्वामित्व के अंदर तीन बातें हैं, ये आपको ध्यान से देखनी है। ये तीन बातों के आधार पर इसके आगे प्रकार हैं। पहली कौन सी है कि भूमि के स्वामी कौन है, मालिक कौन है, भूमि पर अधिकार किसका है। दूसरा, भूमि को जोतने वाले का, जो भूमि पर खेती कर रहा है, उसका भूमि के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, क्या दायित्व है। क्या वो भूमि को बेच सकता है, क्या वो भूमि को ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या वो भूमि का जो लगान है वो खुद भरता है। तो ये उसके अधिकार कर्तव्य हो गए। दूसरा, माल गुजारी देने के लिए राज्य या सरकार के साथ उसके कैसे संबंध है, सीधे संबंध है या बिचौलियों के माध्यम से है। ये जो व्यवस्था है, ये तीन पॉइंटों के आधार पर एक व्यवस्था बनती है। इसी व्यवस्था को भूमि व्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में, भूमि पर स्थायी मालिकाना हक किस व्यक्ति का है, उस पर वास्तव में खेती कौन करता है, तथा उस भूमि पर लगान निर्धारित करने की रीति क्या है, लगान निर्धारित कौन करता है। ये तीनों बातें मिलकर भूमि व्यवस्था को बताती है। एक आदर्श भूमि व्यवस्था निम्न प्रकार से होनी चाहिए। देखिए, ये तीन बातें ही यहाँ पर घूमेगी। एक आदर्श भूमि व्यवस्था या सही भूमि व्यवस्था कौन सी होगी, भूमि पर जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए। भी भूमि पर जो स्वामी है, भूमि का मालिक कौन होना चाहिए, जो भूमि पर खेती करता है, वास्तव में जो खेती करता है, जो हल चलाता है, वही भूमि का मालिक होने चाहिए। मतलब आदर्श व्यवस्था में, भूमि की आदर्श भूमि की व्यवस्था में ये पहला गुण होना चाहिए भी जो खेती कर रहा है वही भूमि का स्वामी हो। लगान उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए। जितना भूमि पर उत्पादन होता है, जितनी भूमि का उपजाऊपन है, उसी के अनुपात में ही लगान लिया जाना चाहिए। लगान अधिक लिया जाएगा, पैदा कम होती है, तो फिर जो किसान है वो और अधिक गरीब होते जाएंगे और कृषि का विकास भी नहीं हो पाएगा। भूमि के हस्तांतरण की स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जो भूमि का स्वामी है वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपनी भूमि को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण करने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए। इसका मतलब वो जिस मर्जी किसी को चाहे उसको बेचने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए। जोतों की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है भी एक व्यक्ति के पास तो हजारों एकड़ ज़मीन है और एक व्यक्ति के पास ज़मीन है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्चतम सीमा निर्धारित कर दे, जोतों की सीमा निर्धारित कर दे भी उससे अधिक की भूमि है वो सरप्लस मानी जाएगी, उस पर उस स्वामी का अधिकार नहीं होगा, वो सरकार के अंडर में चली जाएगी और फिर सरकार उस अतिरिक्त भूमि को, सरप्लस भूमि को भूमिहीन लोगों के अंदर वितरित कर देगी। तो देखिए, आदर्श जो भूमि व्यवस्था है उसके अंदर चार बातें होनी चाहिए। एक तो भूमि पर हल चलाने वाले का ही भूमि पर हक होना चाहिए, लगान उचित लेना चाहिए, भूमि के हस्तांतरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए और जोतों की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। अब भूमि व इसके प्रकार देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व तीन प्रकार की भूमि व्यवस्था पाई जाती थी। वो तीन प्रकार थे, रेतवाड़ी प्रथा या रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, रेत का मतलब होता है किसान। अब वो तीनों पॉइंट आएंगे भी, स्वामी कौन है, सरकार के साथ कर देने से उसका क्या संबंध है और क्या उसका ज़मीन पर हक के अधिकार है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, भूमि व्यवस्था बनती है। तो रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी, रेत का मतलब रेत, मिट्टी, जो मिट्टी में काम करता है। मिट्टी में काम कौन करता है, किसान। तो यहाँ पर रेतवाड़ी प्रथा का मतलब ये हुआ कि ये जो रेतवाड़ी प्रथा है इसमें भूमि का स्वामित्व तो राज्य का होता है। इसका मतलब भूमि का स्वामी कौन हो गया, राज्य हो गया। परंतु व्यावहारिक रूप से उसका स्वामी कौन होता है, किसान ही होता है, जो ज़मीन पर हल चलाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर भी, स्वामी कौन हुआ, वास्तविक रूप से उसका स्वामी किसान है। और
वह उसको भूमि को स्थानांतरण करने का अधिकार भी है उसका। यदि वो नियमित रूप से सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कर का भुगतान करता है तो उसको ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, और वो अपनी मर्जी से किसी को भी ज़मीन बेच सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। इसका मतलब जो तीन बातें थी, तीन बातें कौन कौन सी? पहला, स्वामी कौन है? तो रेतवाड़ी प्रथा में रेत का मतलब रेत या मिट्टी, मिट्टी में काम करने वाला किसान। रेतवाड़ी प्रथा में स्वामी है वो किसान है। उसके ज़मीन पर हक या अधिकार क्या है? यदि वो नियमित रूप से टैक्स भर रहा है तो वो जो स्वामी मान ज़मीन का होगा और उसको बेदखल भी नहीं किया जाएगा, और वो अपनी ज़मीन को किसी को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण भी कर सकता है। तीसरी बात, कर निर्धारण करने की रीति। इसमें जो कर है, टैक्स है, उसका निर्धारण राज्य या सरकार के द्वारा किया जाता है। वो 20 से 30 सालों के बीच में, 20 से 30 वर्ष के बीच में के बाद कर का निर्धारण किया जाएगा। मतलब एक बार कर का निर्धारण कर दिया, लगान का निर्धारण कर दिया, उसके पश्चात 20 या 30 साल के बाद उसमें फेरबदल किया जाएगा। और कर के निर्धारण करने की रीति क्या होगी, व्यवस्था क्या होगी? वो ये होगी, एक तो भूमि का उपजाऊपन देखा जाएगा, उर्वरा शक्ति देखी जाएगी, एक उस पर उत्पादन कितना होता है। इन चीज़ों को देखकर कर का निर्धारण किया जाएगा। तो जो रेतवाड़ी व्यवस्था, इसमें देखिएगा कर निर्धारण करने की तरीका बढ़िया है, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति और उसके उत्पादन को देखकर कर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। कर का भुगतान रेत या किसान के द्वारा किया जाएगा। जब तक वो कर का भुगतान कर रहा है वो अपनी ज़मीन का स्वामी है, मालिक है, उसको हस्तांतरित कर सकता है, उसको बेच सकता है, और उस किसान को बेदखल नहीं किया जा सकता। तो ये व्यवस्था कहलाती है रेतवाड़ी व्यवस्था। अब इसको आप देखिएगा, सन 1792 में कर्नल रेड तथा थॉमस मुनरो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेतवाड़ी प्रथा का प्रचलन कब से है? 1792 से। किसके द्वारा किया गया? थॉमस मुनरो कर्नल रेड के द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग 52% भाग, मतलब भारत की मान लीजिए कृषि योग्य भूमि है, उसका लगभग 52% जो पार्ट है वो रेतवाड़ी, वहाँ पर रेतवाड़ी व्यवस्था लागू है। रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व राज्य का होता है। जब तक राज्य को वह नियमित व्यक्ति या रेत या किसान नियमित रूप से कर देता है, लगान देता है, तब तक उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक रूप से भूमि का स्वामी रेत यानी किसान होता है। उसे भूमि उपयोग में लाने की और उसे बेचने, हस्तांतरित करने या अन्य किसी भी उपयोग में लाने का अधिकार होता है, क्योंकि वो भूमि का स्वामी है, वो नियमित रूप से कर दे रहा है। भूमि पर मालगुजारी का निर्धारण राज्य या सरकार के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 20 या 30 वर्ष के पश्चात। और भारत में यह व्यवस्था मुंबई, मद्रास और आसाम आदि जगह पर पाई जाती है। तो ये थी रेतवाड़ी व्यवस्था। इसके पश्चात हम दूसरे, मालगुजारी का निर्धारण भी राज्य द्वारा 20-30 वर्ष के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उपज के अनुसार तय किया जाता है। ये हमने आपको पहले बता दिया था। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, महालवारी व्यवस्था। अब देखिए, महाल का मतलब होता है गांव, पूरा गांव। अब यहाँ पर इस व्यवस्था को आप समझिएगा। इस व्यवस्था में क्या था? अभी एक व्यक्ति स्वामी नहीं है ज़मीन का। मालिक कौन? पहले 3 पॉइंट थे ना, पहला स्वामी कौन है, दूसरा अधिकार किसका, तीसरा कर का निर्धारण कैसे किया जाता है। वो तीनों ही पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है भूमि व्यवस्था पर। तो इसमें महल का मतलब होता है गांव। कई गांवों को मिलाकर एक महल बना दिया जाता है राज्य या सरकार के द्वारा। अब फिर राज्य या सरकार के द्वारा टैक्स निर्धारित कर दिया जाता है, लगान निर्धारित कर दिया जाता है। तो लगान निर्धारित कौन करता है? राज्य या सरकार के द्वारा किया जाएगा। और वो लगान निर्धारित करके पूरे महल को बता दिया जाता है भी इतना लगान आपको देना है। फिर पूरे महल के द्वारा सामूहिक रूप से उस लगान को अदा किया जाता है। इसका मतलब लगान अदा कौन कर रहा है? महल। किसको? सरकार को। सरकार और महल के बीच में सीधे संबंध हो गए। जैसे रेतवाड़ी प्रथा में रेत या किसान और सरकार के संबंध थे, बिल्कुल इसमें भी महल और सरकार के बीच में सीधे संबंध हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा है, तो वो उसकी निजी संपत्ति मानी जाती है। तो उसका स्वामी एक हिसाब से वो व्यक्ति हो गया। वो अपनी ज़मीन को बेच भी सकता है, स्थानांतरित भी कर सकता है। और यदि वो अपनी ज़मीन को छोड़ दे तो उस ज़मीन पर फिर किसका अधिकार हो जाए? ग्राम समाज का, उस गांव के, जिस गांव की वो ज़मीन है उस गांव के सभी लोगों का उस ज़मीन पर अधिकार हो जाएगा। या कोई जगह खाली पड़ी है तो उस खाली जगह पर भी पूरे गांव का अधिकार हो, ग्राम समाज का अधिकार होगा।
तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? महालवारी व्यवस्था। इसको महाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगान है वो महाल के द्वारा अदा किया जाएगा। महाल एक गाँव का समूह होता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें कर भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, महाल का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाएगा, महाल के द्वारा सामूहिक रूप से जो कर है लगान है वो सरकार को अदा किया जाएगा। और ये जो इसके पश्चात देखिए, जो सामूहिक रूप से भूस्वामी जो होते हैं गांव में, उनको सहभागी कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? सहभागी। तो लगान अदा कौन करता है? सहभागी करते हैं। तो महालवारी प्रथा के बारे में आप देखिएगा, हम यहाँ से जानते हैं। महालवारी व्यवस्था की शुरुआत 1833 में विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई। ओके। कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 30% भाग में महालवारी व्यवस्था का प्रचलन है, जबकि रेतवारी में कितना था? लगभग 52 था। ठीक है ना। और उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रेड और मुनरो के द्वारा की गई थी। महाल का अर्थ क्या होता है? ग्राम। और रेत का अर्थ क्या था? किसान। तो वहाँ कर अदा कौन करता था? किसान। और महल का मतलब गांव। इसका मतलब गांव के समूह के द्वारा किया जाएगा। महल का अर्थ ग्राम होता है। इसके तहत कई गांवों को मिलाकर एक महल बनाया जाता है। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा पूरे वर्ष के लिए एक रकम मालगुजारी के रूप में तय कर दी जाती है। पूरे साल के लिए एक राशि निर्धारित कर दी, मालगुजारी। गुजारी का मतलब लगान या टैक्स, जिसको देने का उत्तरदायित्व तो गांव के सभी भूस्वामियों का होता था। अब उस टैक्स को देगा कौन? गांव के जितने भी भूस्वामी हैं, जितने लोग कृषि करते हैं, वो सभी लोग मिलकर उस टैक्स का भुगतान करेंगे। और जो सारे भूस्वामी हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सहभागी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भी, सहभागी किसे कहते हैं? तो गांव के सभी भूस्वामियों को मिलाकर जो समूह बनता है उसको सहभागी कहते हैं। भूमि पर अब स्वामित्व किसका होगा? समस्त ग्राम का स्वामित्व होगा। समस्त ग्राम का स्वामित्व होने के कारण इसे महालवारी व्यवस्था कहा गया। महल का मतलब गांव, पूरे गांव। देखिए, रेतवाड़ी का मतलब, रेत का मतलब किसान। एक किसान का भूमि पर अधिकार होने के कारण उसको रेतवाड़ी कहा गया। महल का मतलब गांव, पूरे गांव का भूमि का मालिक होने के कारण इसको महलवारी व्यवस्था कहा गया। महलवारी में लगान अदा कौन करेगा? मालगुजारी कौन करेगा? महल करेगा, गांव करेगा। रेतवारी में कौन करेगा? रेत करेगा, किसान करेगा। अब महलवारी व्यवस्था में क्या होता है? जो टैक्स कलेक्ट कौन करता है? वो एक नंबरदार के द्वारा किया जाता है। और नंबरदार को टैक्स कलेक्ट करने के बदले में, लगान इकट्ठा करने के बदले में कमीशन भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो गांव का नंबरदार मालगुजारी एकत्रित करता था, जिसे इस कार्य के लिए कमीशन मिलता था। गांव की खाली भूमि पर, अब देखिए, गांव की खाली भूमि पर किसका अधिकार होगा? क्योंकि पूरे सरकार है, उसने तो पूरे गांव की ज़मीन का टैक्स निर्धारित कर दिया। तो अब ज़मीन खाली होगी, उस पर सरकार का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उस गांव का अधिकार होगा, ग्राम समाज का अधिकार होगा। क्योंकि वो ग्राम समाज है, वही टैक्स अदा कर रहे हैं। सहभागी को अपनी इच्छा अनुसार भूमि को प्रयोग में लाने का अधिकार है। सहभागी कौन? जो लगान दे रहा है, जो कृषि कर रहा है, उसको, जो भूस्वामी है, उसको अपनी ज़मीन का इच्छानुसार प्रयोग में लाने का अधिकार होता है। उसकी भूमि उसके परिवार की निजी संपत्ति मानी जाती थी। यदि कोई सहभागी भूमि को छोड़कर देता था तो उस भूमि पर ग्राम समाज का अधिकार माना जाता था। यह व्यवस्था पाकिस्तानी क्षेत्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि जगह पर प्रचलन में थी। तो महाल के अंदर स्वामी, महाल, लगान, और जो इस जमीन पर अधिकार भूस्वामियों का, और टैक्स अदा करने की रीति राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित कर दिया जाता है और फिर महल के द्वारा अदा किया जाता है। तो हमने कहा ना, भूस्वामित्व में 3 ही बातें आपको ध्यान रखनी है। भूमि का स्वामी कौन है, भूमि पर अधिकार या दायित्व किसके हैं, और लगान निर्धारित करने की रीति क्या है। रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के स्वामी रेत, लगान निर्धारित करने की रीति कौन सी? 20 या 30 वर्षों के लिए सरकार के द्वारा भूमि की कंडीशन देखकर लगान निर्धारित किया जाता था। और भूमि पर अधिकार किसके? रेत के। वो उस भूमि को जैसे मर्जी उपयोग में ला सकता था, उसको बेच सकता था, उसकी निजी संपत्ति मानी जाती थी जब तक वो लगान अदा करना। अब देखिए, महलवारी में भूमि का स्वामी कौन? महल। महल का मतलब गांव का समूह, गांव के सभी भूस्वामी, जिन्हें सहभागी भी कहा जाता था। टैक्स निर्धारित करने की रीति सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है 1 साल के लिए, और पूरे गांव को सामूहिक रूप से उसको अदा किया जाता। नंबरदार इसको कलेक्ट करता, जिसके बदले में उसे कमीशन भी मिलता। अब भूमि पर अधिकार किसका? भूस्वामी का, जो खेती करता है। वो अपनी भूमि को छोड़ भी सकता है, भूमि को बेच सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। तो इन 3 ही बातों को मिलाकर भूमि व्यवस्था बनती है। अब जमींदारी व्यवस्था
की तरफ बढ़ते हैं, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया। अब स्थायी बंदोबस्त क्या है? भी एक स्थायी व्यवस्था कर दी गई, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इस स्थायी बंदोबस्त का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, उसकी 100 रुपये टैक्स अदा कर दिया गया। अभी आपको इतना ही कर देना है लंबे समय तक, और वो किसको दिया गया? जमींदारों को, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? जमींदारों की है। फिर वो जमींदार आगे जो भूमिहीन कृषक है उनको अपनी ज़मीन खेती करने के लिए देते, और उनसे अपनी मर्जी के अनुसार टैक्स वसूल करते। यहाँ पर समझिएगा आप, जमींदार हैं, एक तो हो गया सरकार, एक हो गया जमींदार, और एक हो गया किसान। किसान कौन? जिनके पास ज़मीन नहीं है। अब ये सरकार है, इसने प्रति एकड़ 10 रुपये टैक्स निर्धारित कर दिया, और ये टैक्स सरकार को कौन देगा? ये जमींदार देगा, क्योंकि जो भूमि का मालिक कौन है? जमींदार है। अब जमींदार खुद खेती नहीं करता, वो आगे अपनी खेती है वो किसान को दे देता है, और किसान से वो 10 रुपये नहीं लेगा। अब वो किसान से कितने रुपए ले सकता है? वो 50 भी ले सकता है, 60 भी ले सकता है, 20 भी ले सकता है, 30 भी ले सकता है, लेकिन सरकार को वो कितने देगा? 10 ही रुपये देगा। तो ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को कहा गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसमें किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, किसके माध्यम से? जमींदारों के माध्यम से। किसान सीधा सरकार से संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि बिचौलियों के माध्यम से संपर्क करना होता था। बिचौलिया कौन होता था? जमींदार होता था। अब किसान को जमींदार अपनी ज़मीन से बेदखल भी कर सकता था। यदि कोई अधिक कर देने वाला मिल गया तो कम कर देने वाले को, लगान देने वाले को निकाल सकता था, और उसकी जगह पर अधिक कर देने वाले को रखता था। इसीलिए किसान को सदैव अनिश्चितता रहती थी, और इस कारण वो अपनी कृषि जहाँ पर खेती करता था उस भूमि में अधिक सुधार भी नहीं करता था, और इसलिए उत्पादन भी कम होता था। तो ये जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था का मतलब ज़मीन का मालिक कौन? जमींदार। लगान कौन भरेगा? जमींदार भरेगा। सरकार के साथ संबंध किसके? जमींदार के। भूमि को हस्तांतरण करने या बेचने का अधिकार किसका? जमींदार का अधिकार। और लगान किसके द्वारा निर्धारित किया गया? सरकार के द्वारा। तो 3 रीतियाँ इसमें हुई। भूमि का स्वामी कौन? जमींदार, और लगान निर्धारित करने की रीति सरकार के द्वारा, स्थायी व्यवस्था की जाती है लगान की, और भूमि पर अधिकार किसका? जमींदार का। तो ये जमींदारी व्यवस्था। अब इसमें आप देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 में की गई। यह कुल कृषि क्षेत्र, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 18% भाग में जमींदारी व्यवस्था लागू थी। तो जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस व्यवस्था में जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना गया। भूमि का स्वामी किसे माना गया? जमींदार को ही माना गया, तथा भूमि संबंधी सभी अधिकार जमींदार के पास ही थे। इसका मतलब भूमि का स्वामी जमींदार, अधिकार किसके पास? जमींदार के पास। सरकार का कृषक वर्ग के साथ सीधा संबंध नहीं था, बल्कि एक कृषक मध्यम वर्ग, जिसे जमींदार कहा जाता था, के माध्यम से सरकार से संपर्क स्थापित करता था। इस व्यवस्था में भूमि जोतने वालों का भूमि पर अधिकार नहीं था, क्योंकि भूमि तो किसकी थी? भूमि पर अधिकार किसका? जमींदार का था। भूमि जोतने वाला तो बंटाई पर या वेतनभोगी श्रमिक के रूप में काम करता था। जमींदार द्वारा उन व्यक्तियों को जो कम लगान देते थे भूमि से हटा दिया जाता था, और उनकी भूमि उन व्यक्तियों को दे दी जाती थी जो अधिक लगान देते थे। इससे किसान के मन में अस्थिरता रहती थी। किसान और जमींदार के बीच में तनाव चलने लगा, मुकदमे रहते थे। इसमें किसानों का अत्यधिक शोषण होता था। जमींदार न्यायिक व प्रशासनिक कार्य तो नहीं कर सकते थे, यह कार्य तो कंपनी के पास ही थे। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा व आदि प्रांतों में लागू थी। अब एक बार इन तीनों प्रथाओं को एक बार फिर समझिएगा। रेतवारी प्रथा में स्वामी रेत या किसान, उसकी जब तक वो लगान देता है उसकी भूमि पर उसका अधिकार है, वो उसको स्थानांतरित कर सकता है, बेच सकता है। लगान का निर्धारण राज्य या सरकार के द्वारा 20 या 30 वर्षों के पश्चात भूमि की कंडीशन देखकर लगाया जाता है। रेतवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी महाल का मतलब गांव होता है, और कई गांवों को मिलाकर महाल का निर्माण किया जाता था। तो भूमि का स्वामी महाल के अंदर जो भूस्वामी होते थे वो भूमि के स्वामी होते थे। उनका अपनी भूमि पर पूरा अधिकार होता था। उनके परिवार की निजी संपत्ति होती थी, वो उनको बेच सकते थे, हस्तांतरित कर सकते थे। और लगान निर्धारित सरकार के द्वारा 1 साल के लिए किया जाता था, जिसका कलेक्शन नंबरदार के द्वारा किया जाता था, और नंबरदार को उसके बदले में कमीशन मिलता था।
तीसरी जो व्यवस्था थी वो जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार, भूमि के ऊपर अधिकार जमींदार का, और लगान है वो सरकार के द्वारा स्थायी रूप से निर्धारित किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, फिर आप भूमि व्यवस्था के अंदर 3 ही बातें ध्यान रखनी है। 3 बातें कौन कौन सी? नंबर 1, भूमि का स्वामी कौन है। नंबर 2, लगान निर्धारित करने की रीति क्या है। नंबर 3, भूमि पर अधिकार किसका है। अब देखिए, हमने पीछे किया था आदर्श भूमि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो भूमि का, उसमें हमने 4 पॉइंट किए थे। भूमि का स्वामी कौन होना चाहिए? जो वहाँ पर खेत में हल चलाता है, जो खेती करता है, जो किसान है। लगान कैसा निर्धारित करना चाहिए? लगान उचित होना चाहिए, जमीन को और उसकी उपजाऊ उत्पादन को देखकर लगान निर्धारित करना चाहिए। भूमि पर अधिकार किसका होना चाहिए? किसान का, जो वहाँ पर खेती करता है। और एक जोतों का निर्धारण करना चाहिए। जोतों के निर्धारण का तात्पर्य क्या हुआ? भी ये न हो भी एक के पास तो हजारों एकड़ जमीन और एक के पास जमीन हो ही ना, तो उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दे भी किसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। डीमेरिट्स ऑफ जजमानी सिस्टम, या इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जजमानी सिस्टम के पतन के क्या कारण थे, या जजमानी सिस्टम है उसके क्या दोष थे। देखिएगा, जजमानी व्यवस्था में लगातार लगान में वृद्धि होती गई। जजमानी व्यवस्था में जैसे हमने क्या कहा था कि ये स्थायी बंदोबस्त था। एक उदाहरण लिया था हमने, सरकार ने मान लीजिए 1 एकड़ का 10 रुपये लगान निर्धारित कर दिया, परंतु इसमें क्या होता था, जो जमींदार था वो आगे किसान को देता था, मान लीजिए 15 रुपये पर दिया उसने, और बाद में उसे 17 रुपये देने वाला आ गया तो उससे वो ज़मीन लेकर दूसरे 17 वाले को दे देता था। फिर 20 वाला आ जाता था तो वो 17 वाले से ज़मीन छीनकर 20 वाले को दे देता था। इसीलिए जो सरकार के लगान में तो वृद्धि नहीं होती थी, वो तो मात्र 10 रुपये ही रही, लेकिन जो खेती करता था किसान, उसके लिए लगान में निरंतर वृद्धि होती गई, जिसका किसान को तो नुकसान हुआ, किसान का तो शोषण हुआ, परंतु सरकार का उसको कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए इस व्यवस्था को समाप्त किया गया, इसका पतन हुआ। कृषि का पतन। अब क्या था, जमींदार जो किसान करते थे, कि जो किसान खेती करते थे, उनको निश्चितता नहीं थी भी वो कितने सालों तक ये ज़मीन उनकी है, स्थायी अधिकार नहीं थे। जैसे हमने आपको अभी बताया भी, एक ज़मींदार से किसान ने खेती किराए पर ली 15 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, गवर्नमेंट को तो वो 10 दे रहा है, और उसे 17 रुपये देने वाला आ गया तो पहले वाले को वहाँ से बेदखल कर दिया जाता था। तो ज़मीन पर स्थायी अधिकार न होने के कारण, बेदखली के डर के कारण, जो किसान है वो खेती के अंदर अधिक मेहनत नहीं करते थे, जिससे भूमि सुधार नहीं हुआ और भूमि के उपजाऊपन में भी वृद्धि नहीं हुई। वो उपजाऊपन है वो भी धीरे धीरे घटता गया, तो कृषि का पतन हुआ। इसी कारण जमींदारी व्यवस्था इसका पतन हुआ। जमींदारों द्वारा शोषण। अब जमींदारी जो व्यवस्था थी वो है, उसके अंदर जो मुख्य रोल था वो जमींदार का था, क्योंकि जमींदारी भूस्वामी माने गए, भूमि के अधिकारी माने गए। तो जमींदार है वो किसानों का जो अत्यधिक शोषण करते थे, उनसे अधिक लगान लेते थे, उनको धमकियां देते थे, उनको ज़मीन से बेदखल कर देते थे, उनके बच्चों का, बीबियों का शोषण किया जाता था, गाली गलौज की जाती थी, उनके साथ मारपीट की जाती थी, क्योंकि किसानों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तो जमींदारों द्वारा अधिक लगान के माध्यम से किसानों को प्रताड़ित किया गया, उनका शोषण किया गया, और इस चीज़ का केवल जमींदारों को ही लाभ हुआ, सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ। इसी कारण ये व्यवस्था है ये इस समाप्ति की तरफ गई, समाप्त हुई। सरकारी आय में वृद्धि न होना। जमींदारी व्यवस्था का एक सबसे बड़ा दोष ये था कि इसमें जमींदारों की आय में तो बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, परंतु इस व्यवस्था में कि न तो किसानों की आय में वृद्धि हो रही थी, न सरकार की आय में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि जमींदार है वो लगातार टैक्स बढ़ा रहे थे। जमींदार लगातार टैक्स बढ़ा रहे थे, तो उससे शोषण किसका हो रहा था? किसानों का हो रहा था। लेकिन वो बढ़ा हुआ टैक्स खुद अपनी पॉकेट में रखते थे, क्योंकि सरकार ने तो स्थायी बंदोबस्त कर दिया था, स्थायी कर निर्धारित कर दिया था, उससे ज़्यादा कर सरकार को वो नहीं देते थे, और जमीन किसानों से वो अपनी मन मर्जी से जो लगान है वो लेते थे। परिणाम स्वरूप सरकार की आय में तो वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जमींदार है उनकी आय में निरंतर वृद्धि होती गई। सरकार की आय में वृद्धि न होने के कारण, किसानों का शोषण होने के कारण इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। इसके पश्चात है मध्यस्थों की संख्या अधिक। एक तो जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो खेत हैं, जो खेत है वो अलग अलग भागों में बंट गया,
और इससे मध्यस्थों की संख्या में भी अधिक वृद्धि हुई। कैसे? मान लीजिए जमींदार से एक व्यक्ति किसान ने 20 एकड़ ज़मीन ली और एक जमींदार सरकार को वो 10 रुपये दे रहा है, एक जमींदार ने उसे 15 रुपये के हिसाब से ले ली एक 20 एकड़। अब उसने आगे चलकर वो 3-4 लोगों को बांट दी, 3-4 लोगों को बांट दी। मान लीजिए इसको किस आधार पर बांटा इन्होंने, इसको दे दिया 16 के आधार पर, इसको 17 रुपये प्रति एकड़ और इसको 20 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे दिया मान लीजिए। तो अब जो यहाँ पर किसान काम करेगा इसमें, इसके बीच में मध्यस्थ कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ सरकार तक पहुँचने के लिए उसमें मध्यस्थ या बिचौलिए तो कई हो गए। तो जो ये जमींदारी प्रथा थी, इस जमींदारी प्रथा का एक बड़ा दोष ये रहा कि इसमें बिचौलियों की संख्या अधिक हो गई, और बिचौलियों की संख्या अधिक होने के कारण सही तरह से व्यवस्था नहीं बन पाई। जो निम्न स्तर पर जो किसान था, जो वास्तव में किसान खेती करता था, उनका अत्यधिक शोषण होना शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था पतन की ओर बढ़ी। भूमि के उपविभाजन में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की मांग बढ़ी, तो जमींदारों ने भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किसानों को देना शुरू कर दिया। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जब किसानों को ज़मीन देने लगे तो जमींदारों की आय में वृद्धि हुई, और जमींदारों की आय में वृद्धि तो हुई, परंतु जो भूमि थी उसका उपजाऊपन भी कम हुआ और उसका उत्पादन भी कम हो गया, और भूमि के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए। समाज में असमानता, जमींदारी व्यवस्था ने समाज में असमानता फैलाई। आर्थिक रूप से समाज है वो अमीर और गरीब व्यक्ति में बंट गया, जिसमें अमीर व्यक्ति थे वो जमींदार थे, और गरीब व्यक्ति थे भूमिहीन श्रमिक थे, जो बंटाई पर या हिस्से पर या किराए पर खेती लेकर खेती करते थे। अब जमींदार के द्वारा उनसे अधिक लगान लिया जाता था, बहुत ज़्यादा कर या टैक्स या लगान लिया जाता था। परिणाम स्वरूप जमींदार है वो तो दिन प्रतिदिन अमीर होते गए, और जो श्रमिक वर्ग है वो या जो किसान है वो दिन प्रतिदिन गरीब होते गए, और अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई, जो समाज में आर्थिक असमानता का कारण बनी। यह हम यूँ कहें, जमींदारी प्रथा ने समाज के अंदर आर्थिक असमानता को बहुत अधिक बढ़ाया, जिसके कारण यह पतन की ओर बढ़ी। विवाद, जमींदारी प्रथा का एक दोष ये भी रहा कि इसमें जमींदारों के बीच में और किसानों के बीच में विवाद चलते रहे। कोर्ट कचहरियों के अंदर भी बहुत सारे मामले गए, क्योंकि जमींदारों के द्वारा जो किसान थे उनको बिना वजह के या लालच में आकर थोड़ी समय पश्चात बेदखल ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप जमींदार जो किसान है वो उस बात को अदालतों में लेकर जाने लगे, जिसके कारण किसानों और जमींदारों के बीच में विवाद बढ़ता गया। तो ये जमींदारी व्यवस्था के दोष या पतन के कारण थे। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड टेन्योर इन इंडिया। भारत में जो लैंड टेन्योर है, भूमि व्यवस्था है, स्वतंत्रता के पश्चात उसमें क्या परिवर्तन आया, किस किस चीज़ में परिवर्तन किए गए स्वतंत्रता के पश्चात? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो स्वतंत्रता से पूर्व जो भूमि की व्यवस्था की एक संरचना थी, जिसमें रेतवारी, महलवारी और जमींदारी प्रथा का प्रचलन था, उस प्रथाओं को समाप्त करके बिचौलियों के उन्मूलन के द्वारा भूमि व्यवस्था में सुधार के सरकार के द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए। तो इसमें कौन कौन से प्रयास किए गए उसमें हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात। पहला है बिचौलियों की समाप्ति। जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस समय किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि किसान है वो बिचौलियों के चंगुल में फंसे हुए थे। किसानों की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलिए हड़प ले जाते थे। परिणाम स्वरूप किसान की बड़ी दयनीय स्थिति थी। परंतु जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के पश्चात जमींदारी, रेतवारी, महलवारी जैसी भूमि व्यवस्थाओं को कानून या विधानों के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया, और 1954-55 तक 1954 टू 55 तक लगभग सभी राज्यों में विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के द्वारा बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। बिचौलियों को समाप्त करने के कारण आधुनिक भूमि व्यवस्था में सराहनीय परिवर्तन हुए। तो पहला जो स्वतंत्रता के पश्चात परिवर्तन हुआ भूमि व्यवस्था में, वो बिचौलियों की समाप्ति, और वो तीनों स्वतंत्रता पूर्व की भूमि व्यवस्थाएं समाप्त कर देगी। तीनों कौन कौन सी? महलवारी, रेतवारी और जमींदारी प्रथा। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर भी डालना है भी जमींदारी प्रथा के जनक कौन थे। दूसरा है काश्तकारी सुधार। देखिए, काश्तकारी व्यवस्था भारत में सदियों से चली आ रही थी। काश्तकार का मतलब होता है जो ज़मीन पर वास्तव में खेती करता है।
इसका मतलब अपनी कृषि योग्य भूमि पर एक व्यक्ति अपनी कृषि योग्य भूमि पर स्वयं खेती न करके किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि किराए या बंटाई पर देने की व्यवस्था को काश्तकारी व्यवस्था कहते हैं। दोबारा समझिए इसको। एक जमींदार के पास 100 एकड़ ज़मीन है, वो खुद खेती नहीं करता, बल्कि उसने अपनी ज़मीन को किराए पर दे दिया। अभी प्रति एकड़ में 25,000 रुपये आपसे लूँगा 1 एकड़ के, और 25,000 रुपये में प्रति एकड़ किराए पर लेकर जो व्यक्ति कृषि कर रहा है, जो व्यक्ति खेती कर रहा है, उसको काश्तकार कहा जाएगा। और ये पूरी जो व्यवस्था थी इसको काश्तकारी व्यवस्था कहा जाता था। इसमें जब किसी से ज़मीन हमने किराए पर ली तो उसमें क्या होता था, हिस्से या बटाईदार पर ली तो फसल का बंटवारा होता था, और जो हिस्से जो ज़मीन का मालिक है वो कहता वही निश्चित फसल उगानी पड़ती थी। एक निश्चित मजदूरी प्रथा भी थी। तो इस काश्त और फसल का बंटाई हिस्से पर भी लिया जाता, जैसे चौथे हिस्से पर, पाँचवें हिस्से पर 5 मन गेहूँ हुआ तो 1 मन गेहूँ है वो तो खेती करने वाला किसान रखेगा और 4 ज़मीन मालिक को दे देगा। तो पसीना किसान का और लाभ जमींदार को। तो ये जो काश्तकारी व्यवस्था थी इसमें काफ़ी सुधार किए गए, और ये काश्तकारी व्यवस्था वहीं पर प्रचलित थी जहाँ पर जमींदारी और रेतवाड़ी प्रथा थी। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में भी जमींदार स्वयं काम नहीं करते थे, आगे किराए पर भूमि को देते थे। रेतवाड़ी व्यवस्था में भी दूसरे जो सरकार या राज्य थी वो दूसरे लोगों को खेती किराए के लिए देते थे। तो इस प्रथा में भूमिहीन और जो छोटे किसान बड़े धनी किसानों की भूमि है वो किराए पर लेते थे। ये भूमिहीन किसान जमींदारों को इनकी भूमि पर खेती करने के बदले में या तो अनाज देते थे या नगद रुपए देते थे। ये साधारण रूप से काश्तकार कहलाते थे। काश्तकार कौन? जमींदारों की ज़मीन पर खेती करने वाले, और उस जमींदारों की ज़मीन लेने के बदले में वो उसे क्या देते थे, या तो नगद देते थे या फिर अन्य फसल का हिस्सा देते थे। अब ये जो काश्तकार थे इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। जैसे पश्चिम बंगाल में बरकादर के नाम से, तमिलनाडु में वरमादर के नाम से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कमीन, बिहार में बटाईदार कहा जाता था। परंतु ये जो काश्तकार थे इनकी बड़ी दयनीय हालत थी, क्योंकि जमींदार जब चाहे इनको भूमि से बेदखल कर सकते थे, उनका शोषण कर सकते थे, उनकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा हड़प सकते थे। तो इसीलिए काश्त स्वतंत्रता के पश्चात इस काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करने के प्रयास किए गए। और क्या सुधार किए गए इसमें? एक तो काश्तकारी की सुरक्षा, उसको ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, उसको सुरक्षा प्रदान की गई। काश्तकारों को भूमि खरीदने की भी अधिकार दिए गए, वो भूमि खरीद भी सकते थे, और नियमित डेली जो मजदूरी है उसका भी निर्धारण किया गया था। तो ये 3 सुधार किए गए थे जिससे काश्तकारों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, और सितंबर 2000 तक 124 लाख काश्तकारों को उनके सुरक्षित अधिकार प्रदान किए जा चुके थे। तो क्वेश्चन 2 नंबर का ये भी आ सकता है, काश्तकारी व्यवस्था क्या है? तो इसमें क्या लिखोगे? जमींदार कृषि योग्य भूमि पर स्वयं खेती न करके किराए पर किसी को खेती देकर उससे व्यक्ति से कृषि करवाना काश्तकारी व्यवस्था कहलाता है। कृषि भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। स्वतंत्र भारत में कृषि भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए बनाए गए कानूनों को भूमि सुधार कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण चरण कहा गया। पहला महत्वपूर्ण चरण कौन सा था? बिचौलियों की समाप्ति। और दूसरा महत्वपूर्ण चरण कौन सा था? उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया, क्योंकि एक बहुत कम लोग थे जिनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, और जबकि 1/4 ग्रामीण इलाकों में तो किसानों के पास ज़मीन थी नहीं। इसीलिए सरकार ने नियम बनाए, और उस नियम के तहत उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। भी जैसे मान लीजिए 20 एकड़ ज़मीन का निर्धारण किया, एग्जैक्ट नहीं है, ये उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। 20 एकड़ उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। तो एक व्यक्ति के पास मान लीजिए 100 एकड़ ज़मीन है, तो उसकी 80 एकड़ ज़मीन सरप्लस होगी जो सरकार के हिस्से में चली गई उस नियम के तहत। उसके पास कितनी रही? 20 एकड़ ही रही। तो इस योजना में सितंबर 2000 तक 74 लाख एकड़ अतिरिक्त ज़मीन आई। कितनी? 74 लाख, 74 लाख एकड़। इनमें से 65 लाख एकड़ ज़मीन ही अधिकार में रखी गई, और 53 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में वितरित कर दी गई। और पूरे देश में लगभग 55 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया। मतलब जो अतिरिक्त सरप्लस, उच्चतम सीमा निर्धारित करने के पश्चात जो सरप्लस भूमि बची
वह भूमि उन लोगों में बांट दी गई जिन लोगों के पास ज़मीन थी नहीं, उनको स्थायी अधिकार दिए गए। और स्थायी अधिकार देने के कारण वो लोग उस भूमि में सुधार भी करने लगे और उस पर जी तोड़ मेहनत करने लगे, जिससे भूमि सुधार हुआ और उत्पादन भी बढ़ा और लोगों का स्तर भी बढ़ा। जोत की चकबंदी, चकबंदी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका 1 एकड़ तो यहाँ पर है, 1 एकड़ दूसरी जगह पर है, 1 एकड़ तीसरी जगह पर है, 1 एकड़ चौथी जगह पर है, मतलब ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बिखरी पड़ी थी। तो उससे न तो फसलों की अच्छी तरह से देखभाल हो पाती थी, न ही वहाँ पर अधिक मेहनत हो पाती थी और भूमि सुधार भी नहीं हो पाता था। तो सरकार ने नियम बनाकर चकबंदी कर दी भी, एक व्यक्ति की एक ज़मीन 4 जगह पर 1 एकड़ है तो उसको एक ही जगह पर इकट्ठी करके दे दी गई, उसकी सारी ज़मीन उसे एक ही जगह पर इकट्ठी करके दे दी गई, जिससे कृषि कार्य भी आसान हुआ, उत्पादन भी बढ़ा और मेहनत भी कम लगने लगी। तो जो चौथा सुधार किया गया, जो भूमि व्यवस्था की गई, उसमें भूमि की चकबंदी कर दी गई। चकबंदी का मतलब जोत का मतलब भूमि की चकबंदी का मतलब सारी कृषि योग्य भूमि है व्यक्ति की एक ही जगह पर इकट्ठी कर देना। इसके पश्चात है भू अभिलेखों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण। इसका तात्पर्य ये था कि भूमि से संबंधित अधिकार थे वो संतोषजनक नहीं थे, त्रुटिपूर्ण नहीं थे, वैज्ञानिक तरीके से भूमि के अधिकारों का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था भी ये किसके नाम है, ये किसके नाम है। इस हिसाब से स्वतंत्रता के पश्चात भू अभिलेखों, भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। इसमें भूमि रिकॉर्ड को हाथ से लिखने के लिए बजाय कंप्यूटरीकृत करने का प्रयास किया गया। शुरू में इस अवस्था में जो कंप्यूटरीकृत करने का कार्य था, यह कार्य बहुत धीमी गति से हुआ, परंतु आज यदि हम वर्तमान समय में देखें तो भू रिकॉर्ड है, भूमि का अभिलेख है, वो आधुनिक भी है और नवीनीकरण व आधुनिक दोनों है, क्योंकि आज ये सारा काम कंप्यूटरीकृत हो चुका है। आज यदि हम ज़मीन है, अपनी भूमि है, वो सरकार से यदि नपवाते हैं तो वो कंप्यूटरीकृत मशीनों के द्वारा उनकी नपाई की जाती है, जिसमें 1 इंच ज़मीन भी इधर उधर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि भू अभिलेखों का नवीनीकरण भी किया गया और आधुनिकीकरण भी किया गया। मतलब सरकार के द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए स्वतंत्रता के पश्चात कृषि व्यवस्था में सुधार करने के लिए, क्योंकि किसानों की जो दयनीय स्थिति थी वो भारतीय राष्ट्रीय विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी, क्योंकि भारत है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि या किसानों की सुधार के अभाव में देश का विकास संभव नहीं था। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो भूमि व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। महलवारी व्यवस्था क्या है, रेतवारी व्यवस्था क्या है, जमींदारी व्यवस्था क्या है, रेतवारी व्यवस्था के जनक कौन है, जमींदारी व्यवस्था के जनक कौन है, किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। जमींदारी व्यवस्था के कोई 2 दोष बताइए, जमींदारी व्यवस्था के पतन के क्या कारण थे, कोई 2 कारण बताएं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। चकबंदी क्या है, भूमि व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। अब क्या क्या प्रयास किए उसमें वही लिखेंगे। बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, भूमि रिकॉर्ड उचित तरह से रखने की व्यवस्था इसके अंदर की गई। इसके साथ साथ कृषि योग्य भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण, जोत की चकबंदी, ये पॉइंट आपको लिखने हैं। भूमि व्यवस्था सुधार है ना, भूमि व्यवस्था सुधार का मतलब भूमि व्यवस्था या भू स्वामित्व के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए गए। भूमि व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रचलित भूमि व्यवस्था को समझाए। स्वतंत्रता पूर्व का मतलब अंग्रेजों के समय में वो 3 प्रथाएं, रेतवारी, महलवारी और जमींदारी। भूमि व्यवस्था क्या है, भारत में भूमि व्यवस्था के बदलते प्रतिमानों को समझाएं, ये आधुनिक समय का है। और सीधा यदि क्वेश्चन आता है भूमि व्यवस्था पर नोट लिखो, तो पहले का भी और बाद का भी दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।